साल पहले देश की जनता ने अच्छे दिन के लिए केंद्र में प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनवाई, लेकिन अब वही देश की जनता एक साल बाद क्या गफलत में है कि क्या उसका ये फैसला सही था। ये गफलत का माहौल दरअसल इसलिए बन रहा है क्योंकि एक ओर मोदी सरकार और बीजेपी एक साल की कामयाबी का ब्यौरा जन कल्याण पर्व की शक्ल में जन जन तक पहुंचा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कामयाबी के दावों को खोखला बताते हुए पूरे देश में मोदी सरकार की नाकामी गिना रही है। अब सवाल यह है कि जनता सच किसे माने, कांग्रेस को या मोदी सरकार को। यह सही है कि 5 साल के लिए चुनी गई सरकार को एक साल के कामकाज के आधार पर पास या फेल करार देना कतई ठीक नहीं, लेकिन यह भी सच है कि अगले 4 साल का आईना भी इसी एक साल से साफ होता है। ऐसे में अगर मोदी सरकार जन कल्याण पर्व के जरिए जन जन तक अपनी उपलब्धियों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये कोशिश रंग लाएगी? और सवाल ये भी कि क्या मोदी सरकार को फेल बताने वाली कांग्रेस की जवाबी कार्रवाई जनता का भरोसा जीत पाएगी? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार का एक साल पूरा हो गया। अच्छे दिन अब गली मोहल्लों, चौक चौराहों पर हर जगह चर्चा यही छिड़ी है कि क्या मोदी सरकार के एक साल में देश के अच्छे दिन आ गए। फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन बुरे दिन जरूर बीत गए हैं और इसका दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साल पूरा होने के मौके पर किया। पूरे दिन गए कि नहीं गए, पूरे काम बंद हुए कि नहीं हुए, पूरे कारनामे बंद हुए कि नहीं हुए, पूरी सोच गई कि नहीं गई, पूरे हालात बदले कि नहीं बदले। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम खत भी लिखा और इस चिट्ठी में मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। बीजेपी ने भी मोदी सरकार के एक साल की उपलब्धियों का ब्यौरा घर घर पहुंचाने की कमान संभाल ली है। बीजेपी पूरे देश में जन कल्याण पर्व मना रही है और 31 मई तक बीजेपी और केंद्र सरकार के मंत्रियों की बड़ी फौज जन जन तक मोदी की सफलता पहुंचाने के लिए जी जान से जुट गई है। आप चाहते हैं कि आगे कोई सूचना न मिले? आपका इंटरेस्ट का एरिया क्या है? जांच हो और काला धन वापिस आए या हो, या मीडिया के टाइटल बनाने हैं, या तो बाकी जिनकी सूचना नहीं आई उनको बचाना है। 4 महीने पहले की बात लेकर घूमते हैं आप भैया। अब किसान पूरा समझ चुका है, हमारी बात किसान तक पहुंच चुकी है। इस भूमि अधिग्रहण बिल से किसान का 0.0001% भी नुकसान नहीं है। किसान समझ चुका है, आप समझ जाइए। इतनी सारी उपलब्धियां आपने गिनाई एक साल की, लेकिन जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो एक उम्मीद थी कि दाऊद भी भारत में आएगा और उस वक्त ये सवाल भी उठे थे। तो क्या आपको लगता है इस सरकार के रहते दाऊद आ पाएगा भारत? इस सरकार लंबे समय तक रहने वाली है, सिंगल चिंता मत करो। सबसे पहले सीबीआई भ्रष्टाचार की जांच करती है, सीबीआई का पद भरा हुआ है। सीवीसी के पद के लिए भारत सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पैनल मांगा था, हमने दिया, उन्होंने अप्रूव कर वापस दिया। उस पर एक बैठक भी हो गई है और सीआईसी के लिए भी बैठक हो गई है। कुछ चर्चा हुई है, जल्दी फैसले ले लिए जाएंगे। आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है, आपको ये मालूम होना चाहिए। उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस को एक साल की इस महागाथा में भी छल नजर आ रहा है, लिहाजा कांग्रेस ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया, वो भी बाकायदा फिल्म दिखाकर। अच्छे दिन आने वाले हैं। बर्थडे पार्टी, फर्स्ट बर्थडे पार्टी of our government. The Indian government is celebrating their birthday. On behalf of the Congress Party, I would like to officially wish the सूट सरकार a happy birthday. भाजपा एनडीए की सरकार महज पूंजीपतियों की सूट बूट की सरकार ही नहीं है, ये झूठ मूठ की सरकार है। साफ है, देश में इस वक्त 2 तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं।
एक तरफ मोदी सरकार और बीजेपी है जो जनता के सामने साल एक शुरुआत अनेक का फोल्डर लेकर हाजिर है, तो दूसरी ओर कांग्रेस है जिसने जवाबी हमला करने में पूरा जोर लगा दिया है। अब तो हमारे किराने के व्यापारी हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की कामयाबी का जन कल्याण पर्व देश पर बड़ा असर लाएगा या फिर कांग्रेस की जवाबी कार्रवाई जनता का भरोसा जीत पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ये बात सच है कि मोदी सरकार एक्शन में दिखी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अच्छे दिनों का इंतजार हिंदुस्तान अभी भी कर रहा है। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस की शुरुआत हम करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। प्रीति मेनन, स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी। राजनीति प्रसाद जी, सीनियर लीडर आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक मेहता जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी। लेकिन शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे ही। एक साल पूरे होने पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई, लेकिन देश को अच्छे दिनों का इंतजार अभी भी है। धन्यवाद चित्रा जी, और आपको भी और तमाम पैनलिस्ट को सभी को बधाई कि एक साल पूरा हुआ है हिंदुस्तान के सरकार का। ध्यान रहे, भाजपा एक पार्टी है मगर सरकार हम में से सबकी है और सरकार ने पूरा किया है समय और सबके अच्छे दिन आए हैं। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं भी चाहूंगा कि सबको बधाई दूं। मगर हां, एक साल में क्या पाया है, 3 बिंदु हैं। नंबर 1, अविश्वास से, मिसट्रस्ट से ट्रस्ट की ओर। नंबर 2, अकर्मण्यता से कर्म की ओर। नंबर 3, भ्रष्ट समाज और भ्रष्ट तंत्र से अभ्रष्टता की ओर। आप देखिए, आज खुद एक बुक बॉम्ब गिरा है कांग्रेस के ऊपर। बैजल साहब ने किस प्रकार लिखा है कि अविश्वास का माहौल था। यू आर डैम्ड इफ यू वर्क, यू आर डैम्ड इफ यू डू नॉट वर्क। खुद ये लिखा है बैजल साहब ने। यह भी बैजल साहब ने कहा है कि उस समय जो दयानिधि मारान जो मंत्री थे, उनका कहना था कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ माई ओन मिनिस्ट्री, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट एनी प्राइम मिनिस्टर। आप देखिए, जिसमें मंत्री प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करते थे, जनता सरकार पे विश्वास नहीं करती थी। चुनाव तो बीत चुके हैं, एक साल सरकार को भी हो गए हैं। हम चाहेंगे आप अपनी उपलब्धियां ज्यादा गिनाएं। आज तक हम यहाँ पहुंचे जी, उपलब्धियों का आज दिन है और यही गिनाने की कोशिश भी सुबह से ही बीजेपी की ओर से हो रही है। और जन कल्याण पर्व बिल्कुल आऊंगी मैं। राणा यशवंत जी, आपसे चूंकि नदीम जावेद कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। संबित, लौटती हूं मैं आपके पास। लेकिन राणा यशवंत, बड़ा सवाल यही है, बीजेपी अपनी उपलब्धियां तो गिना रही है, लेकिन कांग्रेस भी आज पूरे फॉर्म में नजर आई है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संबित की बात से बहुत हद तक लोग उनकी पार्टी के सहमत हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आज दिखी है, हालांकि राहुल गांधी के लौटने के बाद से एक स्ट्रैटेजी दिखती है कांग्रेस में, एक रणनीति दिखती है और उसमें कंसिस्टेंसी दिखती है। बिल्कुल, पहले होता ये था कि आपने हमला किया, आपने विरोध किया और फिर कुछ दिनों के लिए आप गायब हो गए। राहुल गांधी को आप देखें तो वो दिल्ली में जो मकान मालिक हैं उनसे मिलते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स उनसे मिलते हैं, वो विदर्भ में किसानों से मिलते हैं, केरल में मछुआरों से मिलते हैं। और कांग्रेस ने आज देश भर में जिस तरीके से हमला बोला है, बीजेपी की जो सबसे मजबूत स्थिति है, जो सबसे मजबूत मोर्चा है, उस मोर्चे पर हमला किया है। आपने कहा कि हम ब्लैक मनी लेकर के आएंगे, चुनाव से पहले के आपके बयान दिखाए गए और चुनाव के बाद की स्थिति आपकी दिखाई गई। आपने कहा कि हम सुशासन लाएंगे, चुनाव से पहले के आपके बयान दिखाए गए, चुनाव से बाद की आपकी स्थिति दिखाई। यह होता है टीवी यानी मीडिया को समझ करके मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने का अपना तरीका, जिसकी कमी चुनावों के वक्त हमने बहुत ज्यादा देखी। समझ आ गई है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपनी बात लोगों के बीच में कैसे रखना चाहिए और कैसे ब्रीफिंग करनी चाहिए। ब्रीफिंग की यह रणनीति बहुत हद तक आप आम आदमी के पास ले जा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, हाँ भैया यह बात सही है। तो कन्विंस करने का यह जो तरीका है, रास्ता है कांग्रेस का, यह बेहतर है। बिल्कुल, ये बेहतर है। और राजनीति प्रसाद जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस का कहना है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बड़बोले नेता हैं और सेल्फी और सेल्फिश सरकार है ये। आरजेडी क्या मानती है? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे एक साल में केवल भाषण किया है और विदेशों का दौरा किया है। और जहां तक उनके इलेक्शन में जो उनका भाषण था कि हम लाएंगे सुशासन लाएंगे, हम ब्लैक मनी लाएंगे और 15 लाख रुपया लोगों को बांटेंगे, ये सब उनका फेल कर गया। बेकारों को काम देंगे, 2 करोड़ लोगों को काम देंगे, ये सब फेल कर गया। अब वो भाषण से चाहते हैं इस देश में जनता को जीतना, वो संभव नहीं है। इसलिए हर मोर्चे पर नरेंद्र मोदी फेल कर गए हैं।
किसानों के मामले में फेल कर गए हैं, नौजवानों के बेकारी की समस्या पर भी फेल कर गए हैं। अब कुछ भी उनके पास बचा नहीं है। लेकिन और मोदी जी तो मॉर्निंग सोज द डेज। जी, मोदी जी तो कहते हैं कि 365 घंटे कम पड़ जाएंगे अगर मैं सरकार के कामकाज को गिनाने लगा तो। वो सरकार, वो आप लोग गिना सकते हैं। जनता ये सरकार गिना नहीं रही है। सरकार के बारे में फेलियर दिखा रही है। और हमने ये कहा है कि मॉर्निंग सोज द डेज, एक साल में इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे ये लगे कि आने वाला जो एक साल और होगा, आने वाला जो 1 साल 2 साल 3 साल होगा, उसमें कोई बड़ा काम ये कर पाएंगे। किसानों की समस्या भी हुई है, अभी उनकी आत्महत्या हो रही है, अभी उनके जमीन को छीने जा रहे हैं, ये समस्या उनकी है। चलिए, इसका जवाब मैं लूंगी संबित पात्रा से, लेकिन उसके पहले प्रीति आपका मैं रुख करना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जी ने आज कहा है कि साल एक शुरुआत अनेक। आम आदमी पार्टी क्या मानती है? प्रीति की आवाज हम तक नहीं पहुंच पूरा करने के लिए। जी बिल्कुल प्रीति, अपनी बात पूरा करें। आवाज नहीं पहुंच रही है, सुनाई दे रहा है? जी बिल्कुल प्रीति, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि समय उनको लग सकता है काम पूरा करने के लिए, उसके लिए देश बहुत धीरज रखेगा। लेकिन जो गलत काम शुरू किए हैं इस सरकार ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है कि वो एंटी पुअर हैं। वो 10 लाख का सूट पहनती है, वो हर 5 घंटे कपड़े बदलती है, वो अपने खुद के बस काइंड ऑफ शोशा में लगी रहती है। इससे लोगों को बहुत धक्का पहुंचा है। और दूसरी बात, जो फार्मर्स की जमीन इन्होंने हड़पाने की कोशिश की है लैंड ऑर्डिनेंस पास करके, जो तरीका उन्होंने ऑर्डिनेंस का भी अपनाया, इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग ऐसे काम करना चाहते हैं जिससे बेनिफिट इनके बस क्रोनी कैपिटलिस्ट को मिले। इससे देश को बहुत खतरा है। तो जो इन्होंने नहीं किया उसके लिए तो हम रुक भी सकते हैं, लेकिन जो ये गलत कदम उठा रही है ये सरकार, और अब जो इन्होंने पूरे फेडरल ढांचे को धोखे में डाला है अपनी नोटिफिकेशन से दिल्ली में, इन सब चीजों से संकेत लगता है कि जैसे कि आने वाले दिन, अच्छे दिन तो दूर की बात, बुरे दिन ही होने वाले हैं। बुरे दिन होने वाले हैं। और कल इस बात का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दिए कि बुरे दिन बीत गए हैं, हालांकि अच्छे दिनों का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। नावेद साहब हमारे साथ, माफ कीजिएगा, नदीम जावेद साहब हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। और नदीम साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अगर मैं कामकाज गिनाने लगूंगा तो 365 दिन कम पड़ जाएंगे। फिर कांग्रेस क्यों इस बात को मानती है कि मोदी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया? नहीं, नरेंद्र मोदी जी काम गिनाने लगे और देश की जनता सुनना चाहती है कि उन्होंने काम किया क्या है। सच्ची बात यह है कि किसी भी राजनीतिक दल की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि लोकसभा के चुनाव के समय जो आपने देश की जनता से वायदे किए थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और जो उसमें वायदे किए थे, वो वायदे आपने कितने पूरे करने का काम किया है। और जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 1 साल को हम लोग जब जज करते हैं, उसको जब माइक्रो लेवल पर देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो मूल सवाल थे इस देश के, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल, लोगों के अधिकार का सवाल, किसानों का सवाल, जिसको लोकसभा के चुनाव, काले धन का सवाल, लोकसभा के चुनाव के समय। नदीम भाई, राणा यशवंत बोल रहा हूं, 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा, सिर्फ 2-3 बातें हैं उस पर कहीं मुझे आप सुन ले 1 मिनट के लिए। ये मैं मोदी साहब के हवाले से आपके सामने रख रहा हूं। वो देश के सामने लगातार बोलते हैं और कहते ये हैं कि आपकी सरकार के तहत एक पॉलिसी पैरालिसिस थी, अकर्मण्यता की स्थिति थी, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार था, आपकी सरकार काम नहीं कर रही थी, आपकी सरकार में कोई दूसरा आदमी अपनी ताकत समेटे बैठा था, प्रधानमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह सरकार अपना काम नहीं कर पा रही थी। लोगों के बीच में विश्वास था। मैं आपको मोदी साहब की बात है या मेरी नहीं है, अविश्वास का माहौल था, काम ना करने की स्थिति थी, भ्रष्टाचार था। और यह तीनों जो है आज की तारीख में नहीं है। यह मोदी की बड़ी उपलब्धि है, यही वो लोग कह रहे हैं। नहीं, ये आपकी राय हो सकती है, ये देश की जनता की राय नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 2004 और 2009 के लोकसभा के चुनाव में इस देश की जनता ने जनादेश दिया था, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी। और 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को हटाकर कांग्रेस को समर्थन देने का काम इस देश की जनता ने किया था। दूसरी बात, आप बार बार ये सवाल करते हैं कि यूपीए ने ऐसा किया और यूपीए ने वैसा किया। इस देश को जो जनादेश मिला है वो आपके कार्यक्रम पे मिला है।
आपने जो उम्मीद जगाई उस उम्मीद पर जनादेश मिला है। हर अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, इस पर जनादेश मिला है। रोजगार के 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, इस पर जनादेश मिला है। उन्होंने नदीम भाई कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत और स्थिति कमोबेश वैसी है। मुझे सुन लीजिए आप, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त भारत, वो कहते हैं कि स्थिति हमने ला दी। उन्होंने कहा कि काम करेगी सरकार, सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस नहीं होगा, उन्होंने वैसी स्थिति ला दी। इसी बात को तो दावा करते हैं। संबित आप मेरे साथ हैं, संबित आप ही कहें तो बेहतर है। नहीं, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मैं मोदी जी के एक वर्ड को कोट करता हूं। चंद दिनों पहले एक बैठक हुई थी, मोदी जी ने वहां बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने हम सबको समझाते हुए कहा कि देखो, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे सरकार के बारे में कभी अच्छा सोच नहीं सकती, अच्छा देख नहीं सकती, अच्छा बोल नहीं सकती। कभी घबराना नहीं है और बहुत चिंता भी नहीं करना है, आपने सिर्फ अच्छा करते रहना है। इसलिए मैं कभी भी द्रवित नहीं होता हूं जब लोग इस प्रकार कहते हैं। अभी देखो, राजनीति जी उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं सम्मान भी करता हूं, मगर जिन लोगों ने, जिनके अध्यक्षों ने गौ बकरी इनके 15-15 रुपए के चारे तक नहीं छोड़े, वो आज 15 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। आप बताइए, ये जो करोड़ों खरबों रुपए हिंदुस्तान से बाहर चलाया काला धन बना के, किसकी पार्टी ने भेजा? राजनीति जी की पार्टी ने। और जावेद जी का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनका नाम लेके नहीं कहूंगा, उनकी पार्टी का नाम कहूंगा कि कांग्रेस के कारण से गया। और किस राहुल गांधी पे हम इतरा रहे हैं, मैं बड़ा हाथ जोड़ के कहूंगा, ज्यादा राहुल ना कीजिए, कहीं नजर न लग जाए। ही इज राहुल बिटवीन वेकेशंस, फिर जल्दी से वेकेशन में चले जाएंगे। ऐसे ही जून 19 आ रहा है, उनका बर्थडे है, बर्थडे वो कभी इंडिया में नहीं मनाते हैं, फिर कहीं ना चले जाए 2-3 महीने के लिए, इसलिए उन पे नजर न लगे, इसका भी ध्यान रखिए। संबित, आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान अच्छे दिनों का इंतजार अभी भी कर रहा है। 15 लाख रुपए अकाउंट में कब आएंगे, इस बात का इंतजार हर एक नागरिक को है। फिलहाल मैं आलोक जी का रुख करना चाहूंगी। आलोक जी, 1 साल की मोदी सरकार के कामकाज को आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, एक तरह से मैं एक इंडिपेंडेंट, हम लोग जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पूरा विश्वास, जैसा कहते हैं, बिल्कुल फेल हो गई, बर्बाद हो गई। ये एक बड़ा हास्यास्पद है। 5 साल के लिए उनको एक मैंडेट मिला है और लोगों का भरोसा भी, ये ठीक है कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, अपेक्षा उन्होंने बढ़ा दी, अभी भी बढ़ा रहे हैं कि भाई देखिए, इतना 2 लाख करोड़ आ गया खजाने में। आज भी अमित शाह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, खजाने में अभी आया नहीं है, वो आने में 30 साल लगेंगे। तो कुछ उसके साथ साथ चुनावी माहौल के बाद ये लोगों को कन्विंस करें कि हम धीरे धीरे 5-5 हजार करोड़ करके साल में लाएंगे, ताकि वो ना हो। दूसरा, इसी लेकिन कुछ योजनाएं, चाहे वो बैंकों की, एक बात नदीम भाई मानिए, कांग्रेस पार्टी की यही विफलता थी। भ्रष्टाचार को प्रदीप बैजल जी ने जो कहा, वो मैं 2 वर्षों से, मैं बराबर उसके पहले भी कहता रहा, पत्रकार के नाते भी और इन मंचों पर भी, कि मनमोहन सिंह को कटघरे में नहीं खड़ा किया गया। कांग्रेस पार्टी उनको धक्का देके निकाल देती तो शायद कांग्रेस की इज्जत बच जाती। भ्रष्टाचार जब हो रहा था, जनता ने, इसलिए मैं कहूंगा, ये नेगेटिव वोट बहुत ज्यादा मिला है। समिति चाहे उससे असहमत हो, खाली ये पॉजिटिव नहीं है। लोगों को कांग्रेस की पार्टी के जो लोग गड़बड़ थे, आज किसान चैनल लॉन्च हुआ है। नदीम भाई, आपको नहीं मालूम है, आप बजट उठा के देख लीजिए, आपकी सरकार ने 100 करोड़ रखा था, लेकिन 2 मंत्री लड़ रहे थे, इसलिए किसान चैनल नहीं शुरू हो सका। बैंकों के लिए चिदम्बरम साहब दावा करते हैं, चिदम्बरम साहब अब तो खैर राष्ट्रपति बन गए, लेकिन प्रणब मुखर्जी के खिलाफ पीछे लगे हुए थे। आपकी पार्टी के लोग एक दूसरे के दुश्मन, भ्रष्टाचार को बढ़ाते रहे, और उसके बाद अब ये कहे उसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। उसकी रीपैकेजिंग मोदी जी अच्छी जानते हैं। जनता में, सभाओं में जा रहे हैं। राहुल गांधी सभाओं में और भाषण झूठ बूट पर देने के बजाय वो संजय गांधी की तरह जाने को तैयार हो ना। जब यहाँ पर कहीं पर सभा होती है, पैदल यहाँ दिल्ली में कभी मार्च करते हैं, किसानों के बीच में जाकर के जेल जाने के लिए तैयार हो। जब तक वो नहीं करेंगे तो 77 जैसा नहीं होने वाला है। 77 में बहुत सारे दिग्गज नेता थे। आनंद शर्मा जी का व्यवहार कभी देखा है आपने? वो किसी सीधे मुंह से बात नहीं करते, आज भी वो समझते प्रधानमंत्री वही है। तो ऐसी स्थिति में जनता के बीच में आपका कोई भरोसा नहीं है। यदि उनके यहाँ वो ऐसे नेता हैं जो सत्ता में आने के बाद गड़बड़ हो रहे हैं, उनका व्यवहार खराब है, तो वो भारतीय जनता पार्टी भुगतेगी। बिल्कुल। और विकल्प के रूप में उसने आम आदमी पार्टी को खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। वो कांग्रेस का विकल्प, कांग्रेस मुक्त, जो अभी राणा कौशल जी कह रहे थे, सही बात यही है। और हर बीजेपी भी चाहती है कि वो केजरीवाल को सामने खड़ा करें। बिल्कुल। कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा राज्य बचा है जो करनी है। थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए नदीम। लेकिन एक बात और है, दरअसल बीजेपी की ओर से ये तर्क भी रखे जा रहे हैं सामने कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो गड्ढे किए गए हैं उसको भरने में भी काफी ज्यादा वक्त लगेगा, और इसी वजह से अगर कोई परियोजनाएं लंबित हैं तो उसमें समय लग रहा है। इस पर टिप्पणी आपकी?
मुझे 3-4 बातें कही है, चूंकि कई लोगों ने इस पर कमेंट किया है। केवल मैं निवेदन कर दूं, देश के राजनीतिक इतिहास को अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चाहे 1967 रहा हो, 10 वर्षों के बाद 1977 हुआ, 10 वर्षों के बाद 1989 हुआ, उसके 10 वर्षों के बाद 1998 हुआ। हर 10 वर्ष में इस देश की जनता ने प्रयोग किया है। 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, 89 में वीपी सिंह जी की सरकार आई, 98 में अटल जी की सरकार आई। दरअसल सरकारें सही ढंग से काम नहीं करती हैं, इस वजह से प्रयोग करना पड़ता है जनता को। इस बात को मानिए आप। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ, लेकिन जिस प्रकार से इस देश की जनता ने एक साल में ही, जो सर्वे तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं, और जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि जो उम्मीदें थी वो जनता ने उम्मीद छोड़ दी है। आप सवाल करते हैं बार बार कि यूपीए सरकार की नीतियों की वजह से नरेंद्र मोदी को नुकसान हो रहा है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आज जो कुछ भी कर रही है, किसी भी सेक्टर में उठाकर देख लीजिए, यूपीए की चलाई हुई नीतियों को रीपैकेजिंग करके नए सिरे से उसका प्रचार प्रसार करके उसको अपना बताने का प्रयास कर रही है। रहा सवाल राहुल गांधी का, मेरे मित्र संबित पात्रा जी बैठे हैं, मैं केवल ये विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकतंत्र में कभी कोई बहुत बड़ा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की 2 लोकसभा की सीटें थी, आज भारतीय जनता पार्टी की 282 लोकसभा की सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक विचार है। और लोकतंत्र मोदी सरकार की उपलब्धि क्या हुई अगर कांग्रेस पार्टी के ही पैकेज को रीपैकेजिंग करके आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो? देखिए, कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा और एक लाइन को चिपकना पड़ेगा। ये कहते हैं, एक सांस में कहते हैं कि हम रीपैकेजिंग करके लॉन्च कर रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में कहते हैं कि अरे ये तो फ्लॉप शो था। तो दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है? या तो वो रीपैकेजिंग हो सकता है, या तो वो फिर फ्लॉप शो हो सकता है। अगर रीपैकेजिंग उन्हीं का था तो फिर बढ़िया कहे ना कि जनधन योजना अगर उन्हीं का रीपैकेजिंग था तो वाह वाह कहे कि वाह बहुत बढ़िया पॉलिसी था। अर्थात कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो कांग्रेस में है। जो करप्शन नहीं हो रहा है, अच्छे ढंग से पॉलिसी चल रहे हैं, जनता का लाभ हो रहा है, तो कांग्रेस इज अपोजिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। चलिए एक ब्रेक लेना है, लेकिन उसके पहले आपका रोल फुलफिल नहीं होता। क्या वास्तव में ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है क्या देश की जनता के सामने कि हो क्या रहा है? एक और कांग्रेस पार्टी झूठ गिना रही है तो दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि अच्छे दिन आ गए। नहीं, पॉलिसी के स्तर पे ऐसा है, पॉलिसी के स्तर पर इस बात से इनकार नहीं कर सकती है। कांग्रेस कहती है कि हमारी बहुत सारी जो बड़ी योजनाएं थी, उन्हीं बड़ी योजनाओं का नया नाम देकर के नए तरीके से बीजेपी ने रखा है। बहुत हद तक यह बात सही भी हो सकती है, लेकिन जनता के बीच अगर बीजेपी के द्वारा लाई गई योजनाओं की चर्चा ज्यादा है और उन्हीं का ढिंढोरा पीट करके लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो रही है, तो कहीं स्ट्रैटेजी में फर्क है, और यह भी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है। बिल्कुल, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है। और पीआर लेजिस्लेटिव की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि दरअसल लोकसभा में अपने कामकाज से 123% ज्यादा और राज्यसभा में 10 सालों का सबसे ज्यादा कामकाज इस साल में हुआ है। इसका जवाब नदीम से मिलूंगी, और साथ ही देश अभी भी अच्छे दिन के इंतजार में, और अच्छे दिन कब आएंगे संबित देंगे इसका जवाब ब्रेक के बाद। 225 दिनों में 8 अध्यादेश पास कर लिया मोदी सरकार ने। 47 विधेयक कानून बन गए। उसके अलावा हिंदुस्तान से लेकर विदेश तक नरेंद्र मोदी की सक्रियता हर जगह दिखी। लेकिन हिंदुस्तान बार बार यही सवाल पूछ रहा है, अच्छे दिन कब आएंगे? और इसी सवाल के साथ संबित आपके पास मैं आना चाहूंगी। जुमलेबाजी करना अलग चीज है, लेकिन जब चीजों को हकीकत में उतारा जाता है तो स्थिति बिल्कुल उलट हो जाती है। अच्छे दिन का इंतजार हिंदुस्तान आज भी कर रहा है। इस बात को सच मांगिए, महंगाई एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर हर रैली में हमला बोला था, लेकिन महंगाई से आज भी हिंदुस्तान की जनता जूझ रही है। इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, 2 चीजें। ये बार बार हमसे पूछा जाता है कि अच्छे दिन कब आएंगे। मैं बिल्कुल बेदागी से, बेबाकी से कहना चाहूंगा, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। माइंड मत कीजिएगा। अगर किसी घर में लुटेरा बैठा हो और लुटेरे को बाहर निकाल दिया जाए तो उसको कहेंगे कि घर में अच्छे दिन आ गए। बुरा मत मानिएगा। 13 से 15 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट लिया गया। मेरा फिगर नहीं है, इस शब्द से क्या कांग्रेस पार्टी को आप संबोधित कर रहे हैं? 13 से 15 लाख करोड़। ये शब्द क्या कांग्रेस पार्टी के लिए? मैं तो देखिए, जिसका नाम सीएजी ने लिया उसको संबोधित कर रहा हूं। जो देश को लूट रहे थे, उन ताकतों को हमने अलग कर दिया। क्या ये देश के लिए अच्छे दिन नहीं है? महंगाई पे मैं जवाब देता हूं। आती हूं मैं आपकी दूसरी बात के लिए। महंगाई के लिए
सुन लेते हैं। नदीम इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, वह हाथ उठा जवाब रहे दे हैं। दूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण जवाब पूछा। जी, आती हूं मैं महंगाई पर। नदीम जल्दी से। जी जी नहीं, देखिए, जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ है वो इस बात के लिए प्राप्त हुआ था कि 15 लाख रुपए आप अकाउंट में डालोगे। आप इसलिए जनादेश प्राप्त हुआ था कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को। आपने कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आप लागू करेंगे। आपने कहा था कि इस देश में जो आपने मूल सवाल उठाया कि खास तौर से जो महंगाई है, जिसमें दूध के रेट हो गए, जो सब्जी हो गई, जो फल हो गए, रोजमर्रा के आदमी के सवाल है, उसको आपने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। बार बार आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूं कि सीबीसी और सीआईसी की नियुक्ति जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए है, वो तो नहीं होती। और भ्रष्टाचार की बात अगर लुटेरा घर में आ जाए और उसको बाहर कर दिया जाए, वो भी अच्छे दिन आने के संकेत हैं। कर्नाटका में जब कर्नाटका और उत्तराखंड की सरकारों ने और पूरे मैं महंगाई पे जवाब देना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता याद रखें तो बेहतर होगा। संबित, लेकिन सवाल बड़ा ये है, महंगाई पर आप जवाब क्या देंगे? दाल 120 रुपए किलो, पेट्रोल डीजल के दाम इसी मई के महीने में 2 बार सरकार ने बढ़ा दिए। मैं दे रहा हूं जी। चित्रा जी, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, बिल्कुल आप मेरे दीजिए, जवाब छोड़ दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं जी। मैंने आपको कहा कि 3 इंडेक्स होते हैं, 3 इंडेक्स होते हैं महंगाई के। एक पहला इंडेक्स है द होलसेल प्राइस इंडेक्स। आप देखिए 2014 अप्रैल में 5.55%, 2015 अप्रैल में -2.65%। और अभी जो खाद्य और पेय पदार्थ दूध के बारे में नदीम भाई पूछ रहे थे, आप देखिए सरकारी आंकड़े हैं ये 2014 और 15 में। डॉक्टर पात्रा, ये WPI का मामला जो है ना, वो हमें मत समझाइए। डॉक्टर पात्रा, 1 मिनट में मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस देश के आम आदमी को बहुत साधारण शब्दों में आप समझाइए। WPI मत लीजिए, उसमें बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ करना नहीं चाहता हूँ, एक अलग बहस का मामला होगा। कैसे आप इन्फ्लेशन को तय करते हैं? सवाल सिर्फ ये है कि मेरी रोजाना जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों में अगर बढ़ोतरी है कीमत की और मुझे अपना महीना का खर्च चलाने में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं अपना परिवार चलाने के लिए, तो मेरे लिए महंगाई है। और ये स्थिति आपके सामने है, आप मानिए इसको। सर, मैं इसका भी आपको दिखाता हूं। आप देखिए रोजमर्रे के सामान, आपने कहा रोजमर्रे के सामान की कीमत, चावल, आप पहले चावल लीजिए, 12.76% से गिर के -0.04%। ये आंकड़े मेरे नहीं है, फाइनेंस कमीशन के आंकड़े दे रहा हूं आपको। आलू रोजमर्रा का है 33.00%, 2014 में -41.14%। संबित पात्रा, मैं आपको अब मैं समझाता हूं। मैं परिवार चलाता हूं और मैं दुकान पे जाता हूं। जो चावल 22 रुपए किलो था, मैं आपको बताता हूं, साल भर पहले जो चावल 22 रुपए किलो था, वो आज 25 रुपए किलो मिलता है। जो आटा 17 रुपए किलो आता था, वो आज 21 रुपए किलो मिलता है। पिछले 17-18 महीनों की बात, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार 1 साल की है, लेकिन पिछले 15 महीनों में, 12 महीनों में दाम में इजाफा 2.5-3 रुपए का हुआ है। यह साधारण आदमी की बात मैं बताता हूं। दाल, जितनी भी दालें हैं, आप किसी भी दाल में आ जाइए, 15% से लेकर के 22% तक का इजाफा है दाम में। आप किस तरह की बात? वो इंडेक्स मत दिखाइए। इंडेक्स आम आदमी को नहीं होता। आम आदमी दुकान पर जाता है, पैसा देता है, घर का सामान लेकर के आता है, परिवार चलाता है। मैं बता रहा हूं आपको। मैं बताता हूं आपको, आप मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। इंडेक्स तो मैंने आंकड़े दिखाए जो सरकारी आंकड़े हैं। दूसरा विषय यह है कि आप देखिए दाल के विषय में आपने सही कहा, दाल बढ़ा है बिकॉज मौसम के मार के कारण बढ़ा है। और ये हर साल कभी कभी जो मौसम खराब होता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार लग गई है पूरी तरह से। आपने यह भी देखा है कि प्राइस स्टेबिलाईजेशन के लिए जो एक रकम 500 करोड़ का था, वह भी सरकार ने किया है। और आप अगर 5 वर्षों के अनुपात को लगाएंगे, एवरेज को लगाएंगे, चाहे दाल हो, चाहे प्याज टमाटर हो, चाहे आलू या चावल हो, आप पाएंगे कि न्यूनतम दर पे, सबसे कम रेट पे इस साल ये सारी चीजें ऑन एन एवरेज खड़ी हैं। ये एक अचीवमेंट है सर। हो सकता है कि इस हफ्ते थोड़ा ऊपर हो गया हो, मगर ऑन एन एवरेज 5 वर्षों में सबसे कम रेट पे इस बार सारे। चलिए, इसका जवाब मैं राजनीति प्रसाद जी से ले लेता। राजनीति प्रसाद जी, क्या आपको लगता है कि महंगाई में कमी आई है जिसका दावा संबित पात्रा और बीजेपी कर रही है? ये जो आप कह रहे हैं और जो लोग इसमें जो वरिष्ठ लोग हैं बैठे हुए, वो खुद ही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है। अब आंकड़े से तो काम चलेगा नहीं, अब किसी का रिपोर्ट से काम चलेगा नहीं। हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सामान खरीदने जाते हैं बाजार में, तो चावल का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, सब चीज का दाम बढ़ गया।
आदमी का कीमत घट गया है और चीजों का दाम बढ़ गया है। ये सरकार बोली थी कि हम महंगाई कम करेंगे, तो कहा महंगाई कम किया? का पैसा है, महंगाई आप कम नहीं चिंता किया, कर रहे हैं। महंगाई बढ़ाया और इससे बड़े लोगों को फायदा हो रहा है, उसमें कॉर्पोरेट एरिया के लोगों को फायदा हो रहा है, गरीब लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार 1 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कहा जाए कि इनके अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन इनके चले गए और आने वाला जो 4 साल है उसमें भी इनका अच्छा दिन नहीं आने वाला है। यही मेरा कहना है। डॉक्टर पात्रा, एक सवाल है। राजनीति प्रसाद तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। अगर 3 मामलों पर मैं आपको घेरना चाहता हूं और 3 ये मसाइल ऐसे हैं जिन पर आपको जवाब देना चाहिए। आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ हम लड़ते हैं, आप वो प्रीति बैठी हुई है, उनकी पार्टी भी कहती है करप्शन के खिलाफ हम लड़ते हैं। आप कहते हैं कि आम आदमी की बेहतरी की गुंजाइश सत्ता के जरिए पैदा हो, यह हम करते हैं। प्रीति की पार्टी भी दावा करती है कि हम करते हैं। आप कहते हैं कि जनता के प्रति जवाबदेही हमारी है और हम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, प्रीति की पार्टी भी यही बात कहती है। आप कहते हैं कि पॉलिसिस हम नहीं करते, हमारी सरकार काम करती है, प्रीति की पार्टी भी यही करती है। आम आदमी पार्टी से इस देश की जो देश चलाने वाली पार्टी है, वो दिल्ली की सरकार में जो चला रही है, उस पार्टी से अलहदा कैसे है? क्योंकि आपके पास पूरा हिंदुस्तान है, आपको डेवलपमेंट देखना है, आपको महंगाई देखनी है, आपको रोजगार देखने हैं। जो कह रहे हैं नदीम कि 10 करोड़ रोजगार आपको 5 साल में पैदा करने हैं, वो गुंजाइश कहां से पैदा होती है? जो मैक्रो लेवल पर सोचना होता है वो नहीं दिखता है। सिर्फ बयानबाजी से और जुमलेबाजी से आपकी सरकार लोगों के बीच में बनी रहे, यह बहुत देर तक नहीं चलता। मैं उत्तर दे दूं? जी बिल्कुल सर, मैं उत्तर दे देता हूं। आपने पहला पूछा कि प्रीति जी की पार्टी सब कुछ करना चाहती है और ऐसा बोल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मगर क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। और जहां तक हमारा सवाल है, उन्होंने जो किया दिल्ली में वो तो आप वक्त ने तो बताया है ना सर। आज प्रधानमंत्री नहीं, मैं बता रहा हूं सर, देखिए फर्क क्या है। देखिए मैं अभी ये बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई आज का इतिहास 1 साल का नहीं है, 14 वर्ष का इतिहास है। मुख्यमंत्री के रूप में भी उसे भी जनता ने कसौटी पे रखा है। मैं तो कहूंगा प्रधानमंत्री बनने से पहले शासन का 14 वर्ष का वनवास वो भुगते हैं और उसके बाद ही वो अयोध्या लौट के आए हैं। मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल को, लड़ाई में नहीं पड़ना चाहूंगा। हो सकता है उनका इंटेंशन अच्छा हो, मगर राजनीति में परिपक्वता और धीरज की आवश्यकता है। आज मुख्यमंत्री और कल प्रधानमंत्री बनने की चाहत रखने से केवल आदमी नीचे गिरता है, आगे नहीं बढ़ जाता है। नहीं तो मोदी साहब के साथ क्या हुआ? मोदी साहब ने 14 वर्ष है ना तपस्या कभी भी कुछ घंटों में खत्म नहीं होती सर। गोवा में कैंपेन कमेटी चेयरमैन हो गए, दिल्ली में प्रधानमंत्री मैं उनको बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूं सर, मैं लड़ नहीं रहा हूं उनके साथ जी। और कई मुद्दों पर बीजेपी कहती है कि हमें 370 सीटें चाहिए। चलिए प्रीति भी कुछ जोड़ना चाहती है। तपस्या का फल हमेशा अच्छा होता है जी। कुछ घंटों की तपस्या से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक बात जोड़ दूं जल्दी से सर, बिल्कुल। मैं कहना था यशवंत जी, क्योंकि प्रीति लौटूंगी मैं आपके पास। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आती हूँ मैं तुरंत। बातें जी एक बात में जोड़ना चाह रहा चित्रा जी, जो राणा कह रहे थे, सामाजिक क्षेत्र के लिए जो खर्च होना था, मेनका गांधी आपकी मंत्री हैं, वो चिट्ठी लिखकर कहती हैं कि आपने कटौती कर दी। शिक्षा के कह दीजिए कि राज्य करेगा। राज्य का हाल तो आप खुद जानते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कई जगह राज्यों की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो बाद में उसका हिसाब किताब होता रहेगा। तो उन क्षेत्रों में, शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने 1000 करोड़ कहने को आप आंकड़ा परसेंटेज दिखा देंगे, लेकिन पिछले वर्षों के मुकाबले में बढ़ाना चाहिए था, वो नहीं बढ़ा। आप यदि फोकस्ड होता, सीता जी मैं कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार यदि फोकस होकर कहती भाई स्वास्थ्य में हम चलिए एम्स को ठीक कर देंगे। आप 1 साल में अपने बगल में जो आपके है, आपके लोगों को इलाज करने के लिए सांसदों मंत्रियों को जाना पड़ता है दूसरे प्राइवेट अस्पताल में। आप यदि अपने अस्पतालों को भी ठीक नहीं कर सकते 1 साल में, दिल्ली के अपने नाक के नीचे जो स्कूलों की हालत है उसको लिए, चाहे दिल्ली सरकार को आप कह रहे हैं, लेकिन आपके सांसद, आपके पार्षद क्या कर रहे हैं? सफाई अभियान में आपका कोई पार्षद झाड़ू लेकर कभी नहीं निकला, उसके बाद खाली फोटो खिंचवाने के बाद कोई काम नहीं किया गया। क्या उनके ऊपर बागडोर अपने प्रधानमंत्री नहीं लगा सकते? तो किस पर लगाएंगे? ये तो समीर जी बताइए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर उठाई गई हैं। प्रीति से भी मैं जवाब दूंगी, हाथ उठा रही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बड़ा सवाल यही है, फोटो सेशन के लिए बहुत सारे कामकाज कर दिए जाते हैं, लेकिन वास्तव में जब उनको जमीन पर उतारने की बात आती है या फिर उसकी निरंतरता की बात आती है तो सांसद, विधायक गायब हो जाते हैं। इस पर चर्चा
हाल ही में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि मौजूदा सरकार बेपनाह उम्मीदों के साथ में सत्ता में आई, लेकिन जिस तरह की उम्मीदें थीं वो अवास्तविक थीं, उन्हें पूरा कर पाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं। और इसी सवाल के साथ प्रीति मैं आपके पास आना चाहूंगी। उम्मीदें चूंकि हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा थी और उम्मीदों का पहाड़ भी नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहले खड़ा किया था, लेकिन इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा, संसद से लेकर सड़क तक हमने देखा तो है कि सरकार एक्शन में नजर आई है। मैं पहले कुछ जो पहले चर्चा हुई उसके बारे में भी बोलना चाहूंगी। मैं संबित जी को धन्यवाद देती हूं, उनकी जो उन्होंने शुभकामनाएं दी हमारी सरकार को। लेकिन संबित जी ने ये कहा कि सरकार का सबसे बड़ा काम ये है कि इन्होंने जो करप्ट लोग हैं उन्हें हटा दिया। उन्हें इनकी सरकार ने नहीं उठाया, उन्हें इस देश की जनता ने हटाया है। देश की जनता ने करप्शन के खिलाफ वोट दिया है। बिल्कुल मोदी सरकार का बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को हमेशा लोगों के सामने रखने का, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे अहम मुद्दा है करप्शन, जिसकी वजह से बीजेपी जीती, जिसकी वजह से लोगों ने कांग्रेस को हटाया, उसके लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। ना जन लोकपाल, ना सीवीसी, ना सीआईसी। एक बंदा जो जेल में है ये बता सकते हैं, एक स्कैम जो हुआ है वड्रा जेल में है आज या जयललिता जी जेल में है, कौन जेल में है आज? एक स्कैम जिसके पैसे वापस आए हैं, जहां पे भी इन्होंने काम किया है, जैसे कोल ब्लॉक्स एक्शन हो या एसआईटी हो ब्लैक मनी पे, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के वजह से किया है। बिल्कुल खुद से इनकी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें करप्शन के खिलाफ इन्होंने पहल की। समझ गई प्रीति, जल्दी से जवाब ले लेती हूं मैं। संबित, ये बात तो सच है, चाहे सीआईसी का मुद्दा हो, सीवीसी हो, जब आप लोग बैठक में कोई निर्णय ही नहीं कर पाएंगे तो वास्तव में जो पारदर्शिता है वो कैसे देश की जनता समझेगी कि गंभीर है सरकार पारदर्शिता को लेकर? ये तो महत्वपूर्ण सवाल इनकी ओर से उठाए गए हैं। देखिए, दो चीजें हैं। प्रीति जी ने 2 सवाल उठाए, मैं जल्दी जल्दी जवाब दे दूं। नंबर 1, करप्शन इज अ सब्जेक्टिव अफेयर एंड देयर आफ्टर ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब अगर व्यक्ति खाना चाहे तो आप उसको आसमान में उल्टा टांग दो, वहां भी पैसे खा लेगा। तो मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऑब्जेक्टिवली आपने सीवीसी, सीआईसी इन लोगों के बारे में पूछा। सीवीसी के लिए आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमसे बिना परमिशन लिए आप सीवीसी नियुक्त नहीं करेंगे। अब परमिशन दिया है, नियुक्ति हो रही है। सीआईसी के लिए कोर्ट ने कहा गया था कि एक अलग ट्रांसपेरेंट मेथड अपनाया जाए, जो पुराना मेथड है उसको छोड़ दिया जाए। सरकार ने वो मेथड अपनाया, पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके लगभग प्रोसेस कंप्लीट है, क्योंकि 27 अप्रैल लास्ट डेट था स्क्रूटिनी का, और अब जल्दी से जल्दी उस पे हम सीआईसी लाने वाले हैं। लोकपाल को लेकर हम तो लोकपाल लेकर आए थे, कांग्रेस ने फिर से कहा सिलेक्ट कमेटी में भेजो। जो सिलेक्ट कमेटी ने लोकपाल के प्रावधानों को एक्सेप्ट कर लिया था, उसे पुनः जैसे जीएसटी को बोला सिलेक्ट कमेटी में भेजो, फिर स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए कांग्रेस आमदा रही। चलिए, ये आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, समझ गए। नदीम को जोड़ना चाह रहे थे इसमें। आप जब हम लाते हैं कानून को तो आप कहते हैं कि सिलेक्ट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी भेज देते हैं, तो कहते हैं क्यों भेज दिया? नदीम, जवाब दीजिए इसका। नहीं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, अगर सरकार भ्रष्टाचार की बार बार बात करती है और भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है तो केवल कहने से बात नहीं बढ़ेगी, आपको इंस्टीट्यूशंस खड़े करने पड़ेंगे। आपकी ये मंशा दिखेगी कि आप सचमुच इंस्टीट्यूशंस खड़े करके भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर सीवीसी की नियुक्ति में 10 महीने लगते हैं, सीआईसी की नियुक्ति में भी काफी समय लगता है, तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल ढोल पीटती है ईमानदारी का, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। इंस्टीट्यूशंस जो दिखाएंगे, जो तय करेंगे, जो पता करेंगे कि कौन करप्ट है और कौन करप्ट नहीं है, उनको हाशिए पर डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भ्रष्टाचार की लड़ाई में भी आपका कहना है कि दिखावा ज्यादा कर रही है, जल्दी से दिखावा ज्यादा कर रही है बीजेपी, जल्दी से। देखिए इंस्टीट्यूशंस थे, सबवर्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन यूपीए ने किया था, सीबीआई का क्या किया था और हमने क्या किया है आपने देखिए। और दूसरी बात मैं डंके के चोट पे कहता हूं, आप देखिएगा, रॉबर्ट वाड्रा के विषय में प्रीति जी ने पूछा, आप देखिएगा रॉबर्ट वाड्रा अगर जेल के पीछे चक्की पीसते हुए नजर ना आए तो हिंदुस्तान याद रखे। ये तो अच्छे दिन की तरह ही बात हो गई। ये गलत भी है, मुझे लगता है कि अगर आपने पहले से लकीर ये अभी रॉबर्ट वाड्रा पे पीछे लाएंगे, बहुत जरूरी है जब पहले तय कर लिया इस देश की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके जरिए उनको गुजारने से पहले आपने तय कर लिया सलाखों के पीछे भेजा जाना है, तो यह दूसरा मामला बन जाता है। मैं 2 बातें जरूर कहूंगा। हम तो दिल में जानते ही हैं कि वो करप्ट हैं, हमने तो हमेशा कहा है वो बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जबकि नरेंद्र मोदी ने इस सरकार को संभालते समय भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो रही है,
इंडिपेंडेंट इंक्वायरी क्यों बदले की भावना क्यों? जब इंक्वायरी नहीं हो रहा था तब आप रोज मुस्कुरा के पूछते थे क्यों नहीं एक्शन करते, क्यों नहीं एक्शन नहीं, वो होने दीजिए डॉक्टर पात्रा, मुझे लगता है कि वो होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कानूनी प्रावधानों के तहत ही होना चाहिए। आपका प्रधानमंत्री इस देश की सरकार संभालते समय कहता है कि मैं किसी भी आदमी के खिलाफ बदनीयत के साथ कोई भी काम नहीं करूंगा, तो बदनीयती कहीं भी दिखनी नहीं चाहिए। अगर कोई आदमी गुनहगार है तो अदालतों के जरिए उसको जाने की सलाखों के पीछे आप पहले तय मत कीजिए। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बदनीयती, चलिए रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे पर भी हम देखेंगे। आलोक इससे बड़ी बदनीयती क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट की आपकी बात बिल्कुल संबित पात्रा जी ने आज ही बयान दे दिया। ये असल में अहंकार के साथ यदि सत्ता होती है, जबकि बार बार ये कहा जाता है कि नहीं हम तो सेवक हैं। मुझे लगता है संबित जी, आपकी पार्टी में कई नेता, जैसे हमने कांग्रेस के लिए भी कहा कि उसके अहंकार का नुकसान हुआ, भ्रष्टाचार का हुआ, अभी खतरा इसी बात का है कि दो बड़ी पार्टियां यदि अहंकार से भरी रहे, न्यायालय की उनकी चिंता न करे, जनता की चिंता न करे, केवल ये कहे कि हम जो कर रहे हैं ठीक है, सांसदों और आपके मंत्रियों को भी ज्यादा अधिकार यदि मिलेंगे, स्वायत्ता आप बताइए क्या तब शायद ज्यादा होगा। नहीं कहा था हम शीला दीक्षित को जेल के पीछे भेज देंगे? क्या आम आदमी पार्टी ने नहीं कहा था? आम आदमी ने जो कहा वो तो वो आपका बयान भी वैसा ही है ना, इसका मतलब कि नहीं आप जेल, आप मनमोहन जी को प्रदीप बैजल की किताब देखिए, संबित जी जो जिम्मेदार जिसके दस्तखत किया हो और ये मेरा आप उसी पर करेंगे ना कि जिस प्रकार का करप्शन वाड्रा जी ने एक प्राइवेट सिटीजन होते हुए किया है, उन्हें बख्शना नहीं कार्रवाई करे। देश इसके अलावा चाहता है आपसे। वक्त की कमी है, इसलिए आप तमाम मेहमानों का यहीं पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, दरअसल माहौल बनाने में और बेहतर रिजल्ट देने में फर्क होता है। नरेंद्र मोदी के साथ बाकी दूसरी सरकार को भी इस बात को समझना होगा। ये पब्लिक है, सब जानती है। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही।